है गाइस, वेलकम बैक। आज हमारी लास्ट क्लास है, इसके अंदर हम करेंगे इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स हमारे एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये हमें पता है, और ये एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। चीपर क्यों है वो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। और डिबेंचर्स क्या है, हमारी नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, है ना, ये तो हमें पता ही है। तो डिबेंचर्स का इशू एंड रिडम्पशन हम देखेंगे। डिबेंचर हम इशू क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास पैसा है, ठीक है, ताकि हम बिजनेस में लगा सके एक कंपनी, इसलिए डिबेंचर्स को इशू करती है। तो इशू अब हो सकते हैं 3 प्रकार से भाई, 3 टाइप्स। एक तो पार वैल्यू पे रिडम्पशन कैसे होगा। रिडम्पशन 2 चीज़ पे हो सकता है सिर्फ, पार एंड प्रीमियम, है ना। अब रिडम्पशन के दौरान अगर हम डिबेंचर होल्डर्स को डिस्काउंट करेंगे, मतलब कि कम रुपया देंगे, तो वो कैसे मानेंगे। अगर वो हमें 10 लाख रुपए दे रहे हैं तो हम क्या उन्हें 9 लाख रुपए देंगे, ठीक है। तो इशू होगा डिस्काउंट पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी, बट जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे नहीं होते हैं, है ना, हमने जाना था। कंपनीज एक्ट मना करता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो अब इसकी एंट्री करते हैं हम। अभी मैं सिर्फ आपको रिकैप करवा रहा हूँ, ये आपने 11th-12th में किया हुआ है। तो रिकैप करते करते ही हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम करेंगे रिडेम्पशन, ठीक है। अब हम धीरे धीरे करते हैं। मान के चलो 5,000 10% डिबेंचर हैं एट द रेट ₹100 ईच, ठीक है। चलो भाई करते हैं, आप लोग बताओ। अब हम करेंगे इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। सबसे फर्स्ट इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा 10% डिबेंचर्स, ठीक है। कितने से 5,000, 50,000, 5 लाख। अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना तो आगे करके देख लो, क्योंकि अगर आपको आता है तो फिर टाइम वेस्ट की बात है। सेकंड चीज़ क्या है, इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, रिडम्पशन हो रहा है पार पे। तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम पहले लिख देंगे 10% डिवेंचर्स। अब हो रहा है डिस्काउंट पे इशू, तो कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे या यहाँ पे। डिस्काउंट पे हो रहा है तो डेबिट होएगा, डिस्काउंट ऑन इशू होगा हमारा डेबिट। कितने पे, डिस्काउंट मान के चलो कि है 25,000 का, ठीक है। तो आने कितने थे 5 लाख, आए कितने हैं अब हमारे पास 475, ठीक है। डन, ये भी डन हो गया। अब थर्ड पे आ जाओ। इशू हो रहा है प्रीमियम पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट सेम चलेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला, टू 10% डेट टू SPR, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पे मान के चलो कि 5,50,000 आ गए हैं, मतलब कि SPR के अंदर हमारे 50,000 एक्स्ट्रा आ गए हैं, और यहाँ पे आएगा 5 लाख नॉमिनल अमाउंट जितना आना था। ये भी कवर हो गया। अब करते हैं फोर्थ। अब मान के चलो हो रहा है इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट इशूड एट पार, ये होगी इशूड एट पार की एंट्री। अब हो रहा है रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो टू प्रीमियम हम यहाँ लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और ये कहाँ से डेबिट में चला जाएगा, क्या लिख के, लॉस ऑन रिडम्पशन। अब हमारा लॉस क्यों है, क्योंकि हमें भाई जब हम पे करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को तो हम ज़्यादा पे करेंगे उन्हें, ठीक है, तो इसलिए डेबिट हो रहा है, ये भी होगा कवर। अब फिफ्थ पे आ जाओ कि इशू हो रहा है प्रीमियम पे, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स टू SPR टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन,
अब जो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये हमारा लॉस है, तो लॉस को हम कर देंगे डेबिट, लॉस ऑन रिडम्पशन डेबिट। सारी एंट्री आपको रिकॉल हो गई होगी। अब इसमें एक रहेगी डिस्काउंट वाली, अपने आप कर लेना, ठीक है। सब समझ में आया ना आपको? तो ये तो हमने कर लिया इशू वाला चैप्टर खत्म, इतना ही था बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आपने सारी एंट्री को रिकॉल कर लिया है, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम जल्दी से रिडम्पशन के ऊपर बढ़ते हैं। मेन चीज़ जो एमकॉम के लिए है वो यहाँ से ही आती है कि रिडम्पशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है सिंकिंग फंड वाला, तो वो भी हम करेंगे भी। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं, तो वो हम करेंगे। उससे पहले आप सभी को एक चीज़ जानना ज़रूरी है, डीआरआर के बारे में। किसके बारे में? डीआरआर। डीआरआर क्या है? डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। नाम से पता चल रहा है, जब डिबेंचर को रिडीम करते हैं तब बनाया जाता है डीआरआर, ठीक है। अब ये डीआरआर क्यों बनाया जाता है पता है किसी को? टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। इसलिए हम क्या बनाते हैं? डीआरआर। काइंड ऑफ अ प्रोविजन है ये उन लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, मतलब हमारे लिए भी, कि हम बाद में जाके इसको जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये अलग से पैसा हमने रखा हुआ है डीआरआर के अंदर, ताकि हम बाद में रिडीम करते वक्त उन्हें दे पाएँ, ठीक है। तो वो संतुष्टि रहे उनके मन में कि हाँ भाई सेफगार्ड है हमारा, हमें मिलेंगे पैसे। तो ये इसलिए बनाया जाता है डीआरआर। अब देखो, अब कंपनी को कब डीआरआर और कितने % का डीआरआर बनाना पड़ेगा? एक होता है 10% का। 10% का कब? जब कंपनी ने कर रखी हो इन्वेस्टमेंट कर रखी हो तब बनाना पड़ता है 10% का। ऐसा क्यों? इन्वेस्टमेंट अगर हम कहीं करेंगे तो हमने पैसा लगाया है तो वो इन्वेस्टमेंट हम डिबेंचर्स को जब रिडीम कर रहे होते हैं तब हम बेच देंगे, वहां से पैसा आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए कम का डीआरआर बनाया हुआ है, कम का डीआरआर इसलिए बनाया हुआ है। सेकंड चीज है, और इन्वेस्टमेंट कितने की होती है? इन्वेस्टमेंट होती है 15%, 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। समझ गए? नॉमिनल वैल्यू क्या थी? जैसे पीछे वाले केस में 5 लाख, 5 लाख, ठीक है, ये हमारी नॉमिनल वैल्यू थी। इजी, गुड। अभी तक यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 10% डीआरआर बनेगा जब कंपनी ने कर रखी होगी इन्वेस्टमेंट, और डीआरआर बनेगा 25% मिनिमम का। मिनिमम है 25%, मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम 100% है, ठीक है। कौन से केस में? जब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी होगी। सिंपल सा रीज़न है इसका, अगर हम ज़्यादा टेक्निकल ना जाएं तो सिंपल सा रीज़न है कि अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी तो बाद में जाके इसको बेच कर वो पैसा नहीं ला पाएंगे, तभी हमें ज़्यादा का बनाना पड़ रहा है डीआरआर। सिंपल एज दैट। तो 2 चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी है कि डीआरआर 10% कब बनेगा, और इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगी तो 25% बनेगा मिनिमम। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 25%, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन बोलेगा कितना % है। तो ये होगा डीआरआर के बारे में हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब हम एंट्रीज करके देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की एंट्री कैसे होगी, डीआरआर की एंट्री कैसे होगी। तो डीआरआर जो है कहाँ से बनेगा? डीआरआर बनेगा हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सरप्लस से, ठीक है। सरप्लस से ट्रांसफर करेंगे हम पैसा डीआरआर के अंदर। अभी हम एंट्री करते हैं फिर समझते हैं। तो अब करते हैं हम इनकी एंट्रीज। सबसे पहले हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट। हम करेंगे इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसके अंदर हम रिडीम करने वाले हैं। तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से रुपया जाएगा, है ना। बैंक अकाउंट क्या होगा फिर? क्रेडिट। तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट की एंट्री, इन्वेस्टमेंट मेड, ठीक है, हो गया, ये हो गया। सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री होगी जब हम डीआरआर बनाएंगे।
तो DRR मैंने बताया था सरप्लस से पैसा उठाएंगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू DRR कितने का बनेगा? अगर कंपनी ने कर रखी है इन्वेस्टमेंट तो कितने का बनेगा? तो बनेगा 10% का अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई तो मिनिमम 25% का, 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ठीक है, ये भी हो गया। थर्ड चीज़, अब जो ये इन्वेस्टमेंट है, अब हमारे पास आ गई डेट ऑफ रिडम्पशन। तो अब इस इन्वेस्टमेंट को हम बेच देंगे, पैसा उठा लेंगे। तो बैंक अकाउंट पैसा आएगा हमारे पास डेबिट टू DRI इन्वेस्टमेंट, और टू हमने इन्वेस्टमेंट करी है तो इस पर इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए ना, तो इंटरेस्ट भी कलेक्ट हो गया होगा, तो इंटरेस्ट से इनकम आएगी। तो इसलिए क्या हो रही है? इंटरेस्ट हो रहा है हमारा क्रेडिट, क्योंकि इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इतने रुपए आ गए, इन दोनों के जोड़ के हमारे पास रुपए आएंगे यहाँ पे, ठीक है। बट ये जो रुपया आया है इसके ऊपर TDS लगेगा, टैक्स डिडक्ट होगा, ठीक है, डेबिट। तो ये हमारे पास फाइनल फिगर आ जाएगी। मान के चलो यहाँ से आ रहे हैं 2000 इन्वेस्टमेंट से, मान 2 लाख आ रहे हैं और इंटरेस्ट से आ रहे हैं 2000, तो 2,02,000 रुपये आने थे, उस पर टैक्स डिडक्ट हो गया 2000 का, तो 2 लाख रुपये हमारे पास बच गए बैंक में, ठीक है। ये भी कंप्लीट, ये एट द डेट ऑफ रिडम्पशन है, ठीक है, पैसे हमने ले लिए। अब जो ये इंटरेस्ट है ये हमारी क्या है? इनकम है। अब इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे, किसके अंदर? PNL के अंदर। तो ये क्या होगी? डेबिट होगी, इंटरेस्ट ऑन DRI डेबिट टू PNL, सिंपल एज दैट, ट्रांसफर हो गया। क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका अकाउंट बढ़ रहा है, फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो ये भी हो गया। इसके बाद हमने कर लिया रिडम्पशन। रिडम्पशन मान के चलो हमें प्रीमियम पे करना था, हमारे पास ये एंट्री थी ना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये प्रीमियम था हमारा लॉस ऑन रिडम्पशन, ठीक है, डेबिट। अब हमने कर दी पेमेंट। पेमेंट कैसे होगी कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल पेमेंट होगी, ठीक है। ये पेमेंट की एंट्री है, रिडीम करने की एंट्री है। अब हमने जो यहाँ पे रुपया दिया होगा ना, वो प्रीमियम इंक्लूड करके दिया होगा। मान लो 5 लाख था हमारा पिछले केस में, तो 5,50,000 हमने दिया होगा, ठीक है, 5,50,000 दिया होगा। तो अब जो ये 50,000 है वो हमारा लॉस ऑन है, ठीक है, मतलब कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था 50,000 है। तो अब ये 50,000 कहाँ से सेट ऑफ होगा, कहाँ से राइट ऑफ होगा? ये डायरेक्टली राइट ऑफ होगा फिर से आफ्टर मेकिंग द पेमेंट या ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन, PNL से राइट ऑफ कर देंगे इसको। ये डेबिट है, इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट, और PNL से पैसा जा रहा है तो क्या होगा? डेबिट टू लॉस ऑन रिडम्पशन, सिंपल, लॉस ऑन रिडम्पशन। कवर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या जाना कि जब भी कोई इंटरेस्ट आएगा मिलेगा तो उससे ट्रांसफर कर देंगे PNL के अंदर, जो भी कोई लॉस होगा, एंड सेम इन द केस ऑफ डिस्काउंट, जो भी कोई डिस्काउंट या लॉस होगा तो हम उसे भी राइट ऑफ कर देंगे PNL से, ठीक है। और ये रही पेमेंट की एंट्री। बचा क्या हमारे पास? अब लास्ट चीज़ सबसे बाद में, जो रिडम्पशन के बाद हम करेंगे फाइनल एंट्री, वो होगी जो DRR हमने बनाया था सरप्लस से, उसे ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व के अंदर। तो DRR पहले बनाया था तो क्रेडिट किया था, अब इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट टू, मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए डेबिट कर देंगे टू जनरल रिजर्व। ये हो गई हमारा रिडम्पशन वाला पहला मेथड कंप्लीट हो गया, जो था लमसम वाला, ठीक है, लमसम अमाउंट वाला। अब हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ें जानी है। इन्वेस्टमेंट होगी कितने % की होगी वो जानी है। कितने % की होगी इन्वेस्टमेंट? 15% है ना। इन्वेस्टमेंट कर दी तो DRR कितने का बनेगा? 10% का, ये भी जान लिया। उसके बाद ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन हम बेचेंगे उसको, पैसा इकट्ठा करेंगे वहाँ से, और जो इंटरेस्ट आया होगा उसे हम PNL के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये भी जान लिया। ये हो गई इशू करने की एंट्री। उसके बाद अगर हमने लॉस पे किया होगा, लॉस आया होगा रिडम्पशन पे, तो उसे हम राइट ऑफ कर देंगे किससे? PNL से। तो पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के सबसे आखिरी में आफ्टर द डेट ऑफ रिडम्पशन हम करेंगे क्या? आफ्टर रिडम्पशन हम क्या करेंगे? DRR को ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में। यह था पहला मेथड, जो था लमसम वाला। अब हम सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड क्या है? एनुअल ड्राइंग्स। उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर डिबेंचर इंटरेस्ट आ जाएगा। जो ये 10% है ना,
ये आ जाएगा और बहुत ईजी है। अब जल्दी से करते हैं। अब एनुअल ड्राइंग्स वाले मेथड में क्या है, ये सेकंड मेथड हमारा एनुअल ड्राइंग्स। पहला था लमसम वाला, ठीक है, नॉर्मल केस। वही केस चलेगा रिडम्पशन की एंट्रीज में भी, ठीक है, कि रिडम्पशन की क्या एंट्रीज थी वही सारी होगी। अब एनुअल ड्राइंग्स में डिबेंचर इंटरेस्ट आ जाते हैं, तो हमें एट द एंड, या जब भी कंपनी बोलती है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हमें क्या करना होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। वैसे एंट्री क्या आएगी कि डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स, देन डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। तो वहाँ से डिबेंचर होल्डर कट जाएगा और बचेगा ये। तो अल्टीमेटली हमारी एंट्री ये होगी। डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा है क्या, एक्सपेंस है, खर्चा है, ठीक है, देना है हमें, तो बैंक से पे कर दिया। अब ये हो गया एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर, जब तक रिडीम नहीं हो रहे। बट ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन, उससे पहले, बिफोर रिडम्पशन, बिफोर रिडम्पशन क्या होगा, बिफोर रिडम्पशन जो ये DI है हमारा, डिबेंचर इंटरेस्ट है, इसे राइट ऑफ करना होगा। किससे करेंगे, PNL, जिसे सरप्लस भी कहा जाता है। PNL होगा डेबिट, टू होगा डिबेंचर इंटरेस्ट। अगर कोई डिस्काउंट होगा तो उसे भी कर देंगे, है ना, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू। या कोई लॉस होगा तो टू लॉस, है ना, यही समझाया था ना मैंने स्टार्टिंग में। तो PNL से राइट ऑफ कर देंगे बिफोर रिडम्पशन, ये याद रखना, बिफोर रिडम्पशन। उसके बाद रिडम्पशन कर देंगे जैसे हमने किया था, वही सेम एंट्री होगी। DRR अगर बनाया होगा तो हम उसमें डाल देंगे, बस सिंपल। और इसके अंदर कुछ नहीं था, ठीक है। यही था एनुअल ड्राइंग्स के अंदर कि डिबेंचर इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। और डिबेंचर इंटरेस्ट कब देना है, एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, और उसके बिफोर रिडम्पशन हमें राइट ऑफ करनी है ये चीज़ें। ये भी हो गया कवर। अब थर्ड चीज़ भरते हैं। थर्ड चीज़ रिडम्पशन कैसे हो सकता है, थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है हमारा रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब कि कन्वर्ट कर देना डिबेंचर को किसी शेयर्स में, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स में। अगर मान के चलो कोई फ्रेश इशू नहीं हो रहा, नो फ्रेश इशू, तो नो DRR। अभी समझाता हूँ मैं। नो फ्रेश इशू, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स है तो वही, अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो कितना, 10% DRR बनेगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, ये तो अभी तक हम करते आ रहे थे। नो फ्रेश इशू का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई कन्वर्जन हो ही नहीं रहा, कि जो डिबेंचर होल्डर है उन्हें कोई इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर थोड़ी ना इशू कर रहे हैं, मिल थोड़ी ना रहे हैं उनको, तो नो फ्रेश इशू हो रहा है, तो नो DRR, ठीक है। बट आउट ऑफ प्रॉफिट्स सेम चीज़ें चलेगी कि DRR के अंदर पैसा डाल दिया, उसके बाद रिडीम कर दिया, ठीक है। तो 10% बनेगा DRR अगर इन्वेस्टमेंट करी होगी, 25% बनेगा जब इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी, ठीक है, की होगी नहीं की होगी। अब कन्वर्जन की एंट्री क्या होती है, कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू जितने परसेंट हम प्रेफरेंस शेयर बना रहे हैं उन्हें, या फिर टू इक्विटी शेयर, ठीक है। ये होगी एंट्री, सिंपल एज दैट, कन्वर्ट करने की एंट्री। उसके बाद ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन से पहले हमें DRR बनाने हैं, सरप्लस से बन जाएगा, सरप्लस टू या PNL जिसे कहते हैं, टू DRR बन गया। उसके बाद रिडीम कर दो, मतलब डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दे दो, तो टू बैंक, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो ये DRR है उसे क्या करेंगे हम, जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, DRR टू जनरल रिजर्व। जो बेसिक है और जो स्टैटिक है वो तो चलेगा ही चलेगा वैसे ही, बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड, ठीक है। अब हम सबसे मेन मेथड करने जा रहे हैं सिंकिंग फंड। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर कोई भी फ्रेश इशू नहीं किया तो DRR कितने का बनेगा, ठीक है। तो ऐसे कंसेप्चुअल चीज़ें आ सकती हैं, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं सिंकिंग फंड के ऊपर। तो चलो गाइस, अब करते हैं सिंकिंग फंड। मेरे को लगा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैंने जल्दी से यहाँ पे उतार दिया सारा। तो हम सिंकिंग फंड क्रिएट करते हैं, साइड में रखते हैं कुछ अमाउंट को टू रिडीम द डिबेंचर, पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। इसलिए सिंकिंग फंड बनाते हैं। DRR नहीं बनेगा यहाँ पे, सिंकिंग फंड बनेगा। तो हम क्रिएट करेंगे सिंकिंग फंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स सरप्लस में, जैसे हम DRR में करते थे, बट इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। नॉमिनल वैल्यू और प्रीमियम को ऐड करके हमारा सिंकिंग फंड बनेगा।
इस चीज़ को आप साइड रख सकते हो, अगर आप एम कॉम के लिए पढ़ रहे हो तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, पहले हम सिंकिंग फंड बनाएंगे, किस में से, सरप्लस में से। बना लिया सरप्लस टू सिंकिंग फंड। देन हम करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जैसे हम DRI करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, वैसे ही सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे। बैंक में पैसा, बैंक से पैसा चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, बैंक में पैसा आएगा, ठीक है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे, है ना, तभी तो पैसा आएगा रिडीम करने के लिए। तो सेल कर दिया उस इन्वेस्टमेंट को, और जो भी उस इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट अर्न हुआ था हमें, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया सिंकिंग फंड के अंदर, ठीक है, इस एंट्री के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो प्रॉफिट अर्न किया हमने वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया सिंकिंग फंड के अंदर। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ये सिंकिंग फंड है क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड। अगर प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम सिंकिंग फंड के अंदर तो कहा जाएगा क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड, और अगर हम प्रॉफिट को डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर रहे हैं PNL के अंदर तो कहा जाएगा नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो हमने प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र करे, जो इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट अर्न हुए हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए सिंकिंग फंड के अंदर। अब रिडीम कर दिया, रिडीम करने के बाद में लास्ट में हमें ये एंट्री करनी है जिसमें क्या है, सिंकिंग फंड का जो भी अमाउंट है इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स वो हम किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, जनरल रिजर्व के अंदर। जैसे हम DRR को जनरल रिजर्व के अंदर करते थे, बस यहाँ पे ये मान लो कि DRR की जगह सिंकिंग फंड आ गया, ठीक है। तो सिंकिंग फंड को हमने ट्रांसफ़र कर दिया जनरल रिजर्व के अंदर। अगर कोई लॉस हो रहा होगा, लॉस ऑन इशू, या फिर रिडम्पशन के वक्त हमें जो प्रीमियम पे रिडम्पशन करना था, वो जो लॉस है हमारा वो भी हम सेट ऑफ कर देंगे किससे, सिंकिंग फंड से, ठीक है। तो गाइज ये वाला भी बिल्कुल ईजी था और हमारा कंप्लीट हो चुका है सिंकिंग फंड। लास्ट वाला मैं करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है वो, कि परचेज ऑफ ओन शेयर। परचेज ऑफ ओन शेयर में क्या होगा, ओन शेयर टू बैंक आ जाएगा। ओन शेयर लगा लो 96 के परचेज कर लिए, 100 के थे, 96 के परचेज कर लिए टू बैंक, तो ये आ गया। तो कुल मिला के 4 का हमारे पास क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो वो जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे हम, प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ कैपिटल रिजर्व थी कि वो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो गाइस ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो चुका है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमारी खत्म हो चुकी है। अब इसके MCQs करेंगे हम, वीडियोज़ में नहीं, ग्रुप्स पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, क्विज़ेस करेंगे, तो वहाँ से भी आपका होता रहेगा, प्रैक्टिस होती रहेगी। तो गाइस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो होप कि आप सभी को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यहाँ से आपका कवर हो गया हो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। अब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू करते हैं। Tell me what you really like, baby, I could take my time.